तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम दी थी, ठीक है। तो जेई मीन्स क्वेश्चन 2013 टू 2020 वाला सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। दिस यू आस्क फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, it's given n is equal to 5, ml is equal to 1, n equal to 2, l equal to 1, ml equal to minus 1, and ms is equal to minus half. The maximum number of electrons in an atom that can have the quantum numbers as given in A and B respectively. देखो सबसे पहले केस को अगर मैं मार्क करूं तो हमारे पास n इक्वल टू 5 है और ml इज इक्वल टू +1 है, ठीक है। तो अगर हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +1 है तो इसका मतलब इसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर पॉसिबल है, सॉरी पहले n से स्टार्ट करते हैं। तो n इक्वल टू 5 है अगर हमारे पास, तो उसके लिए पॉसिबल जो एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं दीज आर 0, 1, 2, 3, 4। दीज आर पॉसिबल एजीमुथल क्वांटम नंबर्स एंड आउट ऑफ दीज एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो m इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0 है वो ml इक्वल टू 1 में सूट नहीं करेगा। बाकी सब में +1, जैसे L1 है तो -1, 0, +1 तीन पॉसिबल m है, 2 में भी -2, -1, 0, +1, +2, 3, 4 सब में +1 जरूर आएगा। यानी कि इन ऑल सच केसेस, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे केस में एक ऑर्बिटल +1 वाला m वाला या m इक्वल टू +1 जरूर आएगा। और m इक्वल टू +1 एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 2। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है? 2। तो अगर सबके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8 हियर, 2 इन ईच ऑर्बिटल। दूसरा वाला केस दिखा है उसमें देखो n2 है, l1 है, ml-1 है और स्पिन क्वांटम 1 है। मैं चारों क्वांटम नंबर दे दिया तो ये यूनिक इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज आपको पता है ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर गिवन, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक इलेक्ट्रॉन। तो ये केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, सो दिस इज वन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो पहले वाले केस में 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले केस में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर बी मार्क करेंगे, ठीक है। Then next question you asked is question number 6. In question number 6 it is given lambda naught and lambda are threshold wavelength and the wavelength incident light on the velocity of photoelectron ejected by the metal surfaces. ये simply photoelectric question का photoelectric effect का question हो गया। तो एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, ये वर्क फंक्शन सब्ट्रैक्ट करा हमने एनर्जी में से, तो ये हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी। इसको हम लोग हाफ mv² के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करके निकालनी है। तो इफ यू कैलकुलेट वेलोसिटी फ्रॉम हियर तो आप एच सी कॉमन कर लो, 2 मल्टीप्लाई हो गया, m नीचे आ गया, इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट और उस पर रूट अप्लाई कर दीजिए। तो 2hc/m इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट, मतलब आंसर आपका सी मार्क हो जाएगा। आप सीधे एलसीएम ले लीजिएगा बस, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आपका वैल्यू आएगी 2hc/m इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, तो बिकम सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। Question number 7, it's given E naught is equal to -2 into 10 to the power -18 joules into 1 upon n2 square minus 1 upon n1 square. The wavelength of the light that must be absorbed to excite hydrogen electron from level 1 to level 2 is, आपको देखो एनर्जी दे रखी है, उसको सीधे सीधे एच सी बाई लैम्डा के इक्वल लिख लो, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आपसे वेवलेंथ पूछी गई है, तो वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट मस्ट बी absorbed to excite the electron from level 1 to level 2, we can simply write hc by lambda is equal to 2 into 10 to the power -18 into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square कर देते हैं। तो 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एच सी की जगह लिख दो 6 इंटू 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4, एंड 3/4 को अगर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 6/4 यानी 1.5 इंटू 10 पावर -18। यहाँ से वेवलेंथ निकाल लीजिएगा। 6.625 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 पावर -18। इसको सॉल्व करिए तो आपकी वेवलेंथ आ जाएगी, और ये आंसर मीटर्स में आएगा बिकॉज हमने बाकी सब यूनिट्स एसआई स्केल पे यूज़ की हुई है। So on solving you will get lambda is equal to 1.325 into 10 to the power -7 meters. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। In question number 8 given ionization energy of the gaseous sodium atom is 495.5 kilojoule per mole. The lowest possible frequency of light that ionizes sodium atom is
तो देखो आपको आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, इसके लिए लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी बोले तो एच न्यू के इक्वल कर दो सीधे सीधे सीधे। अच्छा ध्यान ये रखना है कि जो एनर्जी दे रखी है वो किलो जूल पर मोल में दे रखी है, तो एक एटम के लिए एनर्जी निकाल दीजिएगा। कैलकुलेट द एनर्जी फॉर वन एटम। तो अगर हम पहले इस एनर्जी को पर एटम कैलकुलेट कर रहे हैं तो अभी एनर्जी दे रखी है 495.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी एनर्जी को हम लोग पर मोल से पर एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 495.5 बाय, अब अगर दो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻3 जूल्स पर एटम आ जाएगा, और उसको एच न्यू के इक्वल कर दीजिएगा। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 495.5। समझ गया ना, जितनी एनर्जी देनी है वो फोटॉन से देनी है, और फोटॉन की एनर्जी आपको पता है एच न्यू। उसको इक्वेट कर दो तो यहाँ से सॉल्व होकर न्यू सेकेंड इनवर्स से हर्ट्ज आ जाएगा। करिए सॉल्व, ये सॉल्व होकर 1.24 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, यानी कि आंसर हम डी मार्क कर देंगे। नेक्स्ट गिवन क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is given if m and e are the mass and charge of the revolving electron in the orbit of radius r. For the hydrogen atom, the total energy of the revolving electron will be। देखो आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का हाफ लिख देते हैं हम लोग सीधे सीधे। अगर हम टोटल एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे तो आएगा -1/4πε0 Q1 Q2 इंटू आर। और हाइड्रोजन एटम भी है तो Z1 हो गया, तो इट इज E²/r। ये वैल्यू बढ़ जाएगी, देखिए सॉल्व होकर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखेंगे -1/4πε0 Q1 Q2 बाय, और इसका आधा कर देंगे। ये पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है, तो -1/2 इंटू 1/4πε0 इंटू E²/r, ये टोटल एनर्जी। अच्छा अब आप जानते हो कि सीजीएस स्केल में 1/4πε0 की वैल्यू 1 होती है। क्योंकि ऑप्शन में आपको 1/4πε0 दिख ही नहीं रहा है, तो सीजीएस स्केल पे ये 1/4πε0 को 1 लिख सकते हैं। तो सीजीएस स्केल पे अगर टोटल एनर्जी लिखेंगे तो -1/2 E²/r आ जाएगा, और इसके बेसिस पे हम इसका आंसर डी मार्क कर देंगे। समझ गए, 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है ऐसा ही स्केल में, और सीजीएस स्केल पे ये वैल्यू 1 होती है। Then move to question number 11. Question number 11 में लिखा है excited hydrogen atom emits light in an ultraviolet region at 2.447 into 10⁻15 hertz. With this frequency, the energy of the single photon is, बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एनर्जी निकालनी है तो सिंपली E इज इक्वल टू एच न्यू फॉर्मूला लगा दो, और कुछ करनी है। आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एनर्जी पूछी गई है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻−34, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2.47 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जूल में आ जाएगी। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी पूछी गई है, तो दिस कम्स आउट टू बी इन द जूल यूनिट। ठीक है, so this comes out to be 1.64 into 10⁻−18 seconds. That means your answer is C. Then question number 13 is given chloro compound of vanadium has total spin magnetic moment of 1.73 Bohr magneton. This vanadium chloride has a formula. तो देखो इसमें आपके पास वेनेडियम के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है वो दे रखा है 1.73 बोर मैग्नेटॉन। इसका आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इसमें आएंगे वो 1 है। √3 बोर मैग्नेटॉन का सिंपली मतलब हुआ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो 1 हो गए। अब वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इट इज ऑर्गन 4s1 3d5। अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाना है तो उसका मतलब उसके 5 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो अगर हम वेनेडियम 5+ बना देंगे तो ये ऑर्गन 3d1 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, जो कि इसके मैग्नेटिक मोमेंट से मैच कर रहा है। तो इसके क्लोराइड का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो ये VCl5 हो जाएगा, यानी कि आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वार्टर नंबर फॉर द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम। रुबिडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी क्रिप्टन 5s1।
दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोडियम चेक करेंगे तो इट इज रिप्टन 5s1। तो उसके लिए n की वैल्यू 5 हो गई, l की वैल्यू 0 हो गई, m की वैल्यू 0 हो गई, s की वैल्यू हाफ हो गई। तो 500 हाफ लिख देंगे, यानी कि आंसर सी मार्क कर देंगे। इसके बाद आपने अगला क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, एट अ टेम्परेचर T द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज 3/2 kT। द डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉलोज द ऑर्डर। तो देखो, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इट इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब फॉर सेम के ही अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो रिजल्टेंट बनेगा लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट एम। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रोटॉन, फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन बेस है। अगर हम लोग मास कंपेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन होता है, फिर इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको पता है सबसे कम मास फोटॉन का होगा, क्योंकि फोटॉन का रेस्ट मास तो जीरो होता है बट मूविंग मास भी बहुत कम होता है। दैट इज एच अपॉन सी लैम्डा, क्वाइट अ स्मॉलर वैल्यू। ठीक है। अब देखो, अगर हम एनर्जी कंपेयर करना शुरू करेंगे तो लॉजिकली जिसका मास ज़्यादा है उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे कम आएगी, यानी सबसे कम वेवलेंथ या तो न्यूट्रॉन आनी चाहिए या प्रोटॉन आनी चाहिए। तो ऑप्शन सी में देखो, प्रोटॉन के लिए सबसे ज़्यादा दे रखा है, फिर इलेक्ट्रॉन दे रखा है, फिर न्यूट्रॉन दे रखा है। तो उसके बेसिस पे अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ऑर्डर लिख रहे हैं तो दैट कम्स आउट टू बी फोटॉन, देन प्रोटॉन, सॉरी फोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन, देन प्रोटॉन, देन न्यूट्रॉन। फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग बराबर ही लिखा जा सकता है, उसमें कुछ बहुत मास में अंतर नहीं होता, बट फिर भी न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उसके बेसिस पे अगर हम आंसर मार्क करेंगे तो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 19। In question number 19 is given aqueous solution of which salt will not contain ion with the electronic configuration of 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है। तो पहले आप जरा ये कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो, इसके लिए लिखा है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है हमको। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो Cl माइनस के लिए कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, K प्लस के लिए कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, और Ca2 प्लस के लिए कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, बिकॉज ना तो Na प्लस का ये कॉन्फ़िगरेशन है ना फ्लोराइड आयन का कॉन्फ़िगरेशन है। Na प्लस, K प्लस, Cl माइनस और कैल्शियम 2 प्लस, इनके सबके सेम कॉन्फ़िगरेशन आएंगे क्योंकि सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑल हैव 20 यस, ऑल हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। वही आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। ये 3s2 होगा, गलती से लिख दिया, सही कर लीजिएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 है, 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। तो दैट विल मैच विद Cl माइनस, K प्लस, Ca2 प्लस, सब आइसो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर ए मार्क कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गिवन द इलेक्ट्रॉन ऑफ इन द हाइड्रोजन एटम undergoes transition from higher orbital to orbital of radius this much, the transition is associated with electron the hydrogen atom undergoes transition from higher orbital of the orbital of radius this। आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। ठीक है। 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम, और अगर हम इसी वैल्यू को लिखेंगे तो 2.116 एंगस्ट्रॉम दे रखा है आपको, और हाइड्रोजन एटम दे रखा है इसलिए Z1 है। अब यहाँ से n की वैल्यू अगर चेक करेंगे ये 2 आ जाएगी, और n इक्वल टू 2 से अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ग्राउंड स्टेट पे जाएगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। The electron in the hydrogen atom undergoes the transition from higher orbital to the orbital of radius, उल्टा लिख दिया, ये ऑर्बिटल ऑफ रेडियस 211.6 है साथ, और लास्ट जो सेल है वो n इक्वल टू 2 है, तो बामर सीरीज हो गई। तो किसी भी ऑर्बिट से n इक्वल टू 2 का जो ट्रांजिशन होता है इसे बामर सीरीज, समझ गए ना।
क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है। उसने बोला हुआ है किसी एक हायर ऑर्बिटल से उस ऑर्बिटल में कर रहा है, मिशन कर रहा है जिसकी रेडियस 2.11 एंगस्ट्रॉम है या 211.6 पिकोमीटर है। तो मैंने फॉर्मूला लगा के सीधे n इक्वल टू 2 निकाल लिया, तो पता चल गया ये बामर सीरीज होगी, यानी कि आंसर बी मार्क कर देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23rd question is given for the emission of a line of atomic hydrogen from N1 to NF. The plot of wave number against 1 by n square will be। पहले इसकी इक्वेशन लिख लो बस सीधे सीधे। अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो वेव नंबर की वैल्यू आएगी, वेव नंबर विल बी इक्वल टू आर एच, और हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो जेड स्क्वायर 1 हो गया इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 1/8 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। ये फॉर्म बन गई आपकी। तो आपको प्लॉट बनाना है 1 न्यू बार वर्सेस, उसको लिखेंगे न्यू बार माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर प्लस आर एच बाई 64। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन गया, तो लीनियर ग्राफ आ जाएगा, लीनियर ग्राफ हो जाएगा, और इसकी स्लोप जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस आर एच। ठीक है, इमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फ्रॉम, इमिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली रबर लिख दिया, इसमें लिखा है ना इमिशन ऑफ अ लाइन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, तो इमिशन है तो मतलब होता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जा रहे होंगे। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जाएंगे तो उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम n1 लोअर एनर्जी लेवल लिखते हैं और n2 हायर एनर्जी लेवल लिखते हैं। तो हायर एनर्जी लेवल 8 है और लोअर एनर्जी लेवल n है, एन स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आर एच माइनस 64 बाई आर एच बाई 64 आ जाएगा। तो इस लाइन की स्लोप जो है वो आर एच हो जाएगी। ये चीज़ समझ गया ना कैसे पता चला मुझे, क्योंकि लाइन दे रखा है इमिशन, इमिशन का मतलब होगा ट्रांजिशन हमेशा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ होगा, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जा रहे होंगे हम लोग। तो आपको पता है फॉर्मूले में आर एच जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर में n1 जो है वो लोअर एनर्जी लेवल होता है और n2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है। तो यहाँ 8 जो है वो हायर एनर्जी लेवल है और n जो है वो लोअर एनर्जी लेवल है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो लीनियर ग्राफ विथ स्लोप आर एच आ जाएगा। तो इमिशन है इसलिए स्लोप इसकी आर एच बनेगी, तो उसका आंसर डी मार्क करेंगे। अगर ये एब्जॉर्प्शन होता है तो उसका उल्टा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल जा रहा होता है तो उसकी स्लोप प्लस आर एच माइनस आर एच आ जाएगी। तो लीनियर विद द स्लोप ऑफ आर एच आएगा, इंटरसेप्ट लिखना होगा तो ये माइनस आर एच बाई 64 आएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाओ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 is given, which of the following combination of the statement is true regarding the interpretation of the atomic orbitals? An electron is in an orbital of higher angular momentum stays away from the nucleus than the electron in the orbital of lower angular momentum. तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसका एंगुलर मोमेंटम उतना ज़्यादा हो जाएगा, बिकॉज एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, एच अपॉन 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट ऑर्बिट में एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा, सेकंड में 2 एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा, 3 में 3 एच अपॉन 2 पाई हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल of higher angular momentum stays away from the nucleus than the electron in the lower in the orbital of lower angular momentum. फिर लिखा है for a given value of the principal quantum number the size of the orbit is inversely proportional to the azimuthal quantum number। ये गड़बड़ हो गया क्योंकि आपका जो साइज है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एन नॉट जेड नॉट एल। साइज ऑफ एटम डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। अगले केस में लिखा है अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम is h cut equal to h upon 2 pi। According to the wave mechanics, the ground state angular momentum is equal to h upon 2 pi। ऐसे ही दे रखा है आपको, एम वी आर इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई होता है। और लास्ट पार्ट में दे रखा है प्लॉट ऑफ साई वर्सेस आर फॉर वेरियस azimuthal quantum numbers shows peak shifting towards higher value of r।
तो अगर हम साई आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाते हैं तो पहले एंगुलर मोमेंटम वाली बात समझ गए ना, वो तो मिनिमम वाले में एन मिनिमम वन हो सकता है। यहाँ पर अगर इसका अगला लॉजिक लिखना है तो मिनिमम एन इज इक्वल टू वन हो सकता है, इससे कम वैल्यू एन की नहीं होती। इसके आंसर बोला इन द प्लॉट ऑफ साई आर वर्सेज आर द फॉर वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर्स शोज पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स द हायर आर वैल्यू। तो देखो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी वैल्यू ऑफ आर आर एल बढ़ा रहे हैं, मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस से दूर जाने के चांस होते जाएंगे। हमारी बात, जो एस सब शेल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, पी वाला उससे दूर होगा, डी वाला उससे दूर होगा, एफ वाला उससे दूर होगा, राइट। The plot of psi r versus r for various azimuthal quantum numbers shows peak shifting towards higher r value, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो न्यूक्लियस से दूर होती चली जाएगी। समझ आ गई बात? तो उसमें स्टेटमेंट नंबर ए और सी करेक्ट हो गया आपके लिए, तो इसका ए एंड सी करेक्ट हुआ। इसका मतलब आंसर अपने को डी मार्क करना है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? लोएस्ट एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो एच अपॉन टू पर आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मैंने बताया कि जो साइज है वो केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिपेंडेंट होता है। और चौथे ऑप्शन में साई आर वर्सेस आर लिखा है वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर्स के लिए, तो पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर आर वैल्यू, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो साई आर वर्सेस आर का ग्राफ है वो एस सबशेल का ग्राफ है, वो नॉन जीरो से स्टार्ट होता है और बाकी सब जीरो से स्टार्ट होता है। जो पीक की शिफ्टिंग है वो हायर वैल्यू ऑफ आर की तरफ नहीं जाएगी। सबसे हाईएस्ट पीक तो एस सबशेल का आएगा, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ आर की आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। 25th क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द ग्राफ शोन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो देखो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक ग्राफ में आपको पता है कि पहले फंक्शन लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू के ई मैक्स, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो पहले प्लॉट में देखो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है वो दी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट अगर हम बढ़ाते हुए जा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट पता है ना? अगर हम नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे तो ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि फोटोन की एनर्जी कितनी भी ज़्यादा हो, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज नहीं करेंगे। ये सही प्लॉट बनाया हुआ है। दूसरे प्लॉट में देखो उसने इंटेंसिटी ऑफ लाइट पढ़ाई हुई है, तो उससे के ई मैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एच न्यू माइनस फाइव है। अगर आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हैं, फोटोन की एनर्जी नहीं चेंज कर रहे, तो उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगी। अगले पार्ट में देखो उसने रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ग्राफ बनाया हुआ है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ है। आप देखो एच न्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू के ई मैक्स है। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएंगे तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ है, तो ये गलत हो गया। और चौथा पार्ट दे रखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एनर्जी ऑफ द लाइट, तो ये एकदम सही बना हुआ है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ है, स्लोप नेगेटिव है। तो इसका आंसर अगर हम बात करेंगे तो उसने पूछा हुआ है विच ऑफ द ग्राफ शोन बिलो डज नॉट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो डज नॉट रिलेशन वाला कौन सा केस हो गया? सी। समझ में आ गई बात? नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी बदलने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होते, इसलिए ग्राफ ए सही है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट से काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ग्राफ बी भी सही है। ग्राफ सी गलत है, डी सही है। ऑल्दो आपको बहुत आसानी से समझ आ सकता था सी और डी एक ही ग्राफ बनाए तो एक कोई गलत होगा इनमें डेफिनेटली। तो डी इसका सही ग्राफ है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्म बनेगा और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव आएगा वर्क फंक्शन के बराबर। तो डी इसका करेक्ट प्लॉट बनाया हुआ, सी इसका इनकरेक्ट प्लॉट है। आपसे इनकरेक्ट वन पूछा गया है तो आंसर इसका सी मार्क कर देंगे। So question number 25 के बाद your next question is question number 27. 27 is given heat treatment of muscular pain involves radiation of wavelength is about 900
nanometers. Which spectral line of hydrogen atom is suitable for this purpose? ये आपका क्वेश्चन नंबर 27 है. ठीक है, तो देखो आपको पहले ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो वेवलेंथ दे रखी है आपको, वो दे रखी है 900 नैनोमीटर. उससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि अल्ट्रावायलेट रीजन और विजिबल रीजन तो नहीं आएगा. और हाइड्रोजन एटम का केस है तो अल्ट्रावायलेट और विजिबल दो केस हट जाएंगे, तो लाइमन और बार्मर सीरीज इंक्लूड ही नहीं करना है, यानी कि डेफिनेटली पार्शियल सीरीज में आएगा. पार्शियल सीरीज से इसको वेरीफाई कर लो बस सीधे सीधे. तो पार्शियल सीरीज के हिसाब से अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/λ इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ये सॉल्व करके निकालना है आपको. आर एच की वैल्यू आपको 1 × 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स दे रखी है. तो वेवलेंथ निकाल रहे हैं यहाँ से, तो 1/λ इज इक्वल टू 1 × 10⁵. जेड तो 1 हो गया, ये वैल्यू हो गई 1/9 माइनस. अब आप वैल्यू से ही पुट कर लो तो सबसे आसान रहेगा हमारे लिए. तो 1/∞ अगर हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर. ठीक है, या इसी को हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं 900 × 10⁻⁷ मीटर्स. राइट, तो 9 × 10⁻⁷ मीटर्स अगर हुआ तो इसी को सिंपली हम लोग 900 समझ गया. यहाँ पे देखो वेवलेंथ आपने सॉल्व करी तो ये 9 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर आया. उसी को हम लोग सीधे 900 × 10⁻⁹ मीटर्स लिख सकते हैं. इसी को हम लोग 900 × 10⁻⁹ मीटर्स लिख सकते हैं. और फाइनल आंसर लिखेंगे तो लैम्डा जो है 900 नैनोमीटर आ जाएगा. तो बाई विच यू कैन राइट आंसर एज बी. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? बोलो. आपका 900 × 10⁻⁹ मीटर या लैम्डा आपका 900 नैनोमीटर आ गया, तो आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे. उसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 28. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोइलेक्ट्रॉन वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी ड्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एज म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो सिंपली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया. तो देखो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे के ई मैक्स इज इक्वल टू एच क्यू माइनस एच न्यू नॉट. और डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर हम लोग लिखेंगे तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब अगर हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एच अपॉन √ऑफ 2m इंटू एच कॉमन कर लीजिए, न्यू माइनस न्यू नॉट. अब एच एम और एच ये तो कांस्टेंट है तो उसको हटा दें सीधे सीधे. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू न्यू माइनस न्यू नॉट पावर -1/2 आ जाएगा, या 1/न्यू माइनस न्यू नॉट पावर 1/2 लिख सकते हैं. तो उसके बेसिस पे इसका आंसर बी रिपोर्ट कर देंगे. ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 30. 30th question is given that if the de Broglie wavelength of the electron is in nth Bohr orbit is the hydrogen atom is equal to 1.5 pi a naught, then the value of n by z is. तो देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर इलेक्ट्रॉन का निकालना होता है nth ऑर्बिट में तो उसका कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं 2 pi r इज इक्वल टू n लैम्डा. और r की जगह हम लोग लिखते हैं बोर रेडियस के साथ अगर फॉर्मूला लिखना है तो r की वैल्यू लिखते हैं a नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड. ठीक है, इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 पाई a नॉट इंटू n स्क्वायर बाई जेड इज इक्वल टू n लैम्डा. यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई a नॉट इंटू n बाई जेड. ये फॉर्मूला हो गया. और ये वैल्यू उसने बोल रखी है दैट दिस वैल्यू इज गिवन टू यू एज 1.5 पाई a नॉट. यहाँ से अगर आप n बाई जेड की वैल्यू पूछी गई है तो सिंपली सब्सटीट्यूशन कर दो. यहाँ से सॉल्व करके अगर n बाई जेड निकालेंगे तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1.5/2 आ जाएगा विच इज सिंपली 0.75. यानी कि फिर से आंसर बी हो जाएगा. समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32 is given that P is the momentum of the fastest electron ejected from the metal surface after the radiation of the light having wavelength lambda. Then
for 1.5 p momentum of the photoelectron, the wavelength of the light should be, तो देखो हमें जो दे रखा है p है वो मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आपको के ई मैक्स से रिलेट करना सीखना है। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हमें लिखनी है, उसको मोमेंटम से रिलेट करना है एम वी से। अगर बेसिकली तो हमारे पास मोमेंटम हो गया p, ये एम वी हो गया, इसमें एक v से और मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, या बेटर टू से मास से रिलेट करते हैं। तो मोमेंटम की जगह हम लोग लिख सकते हैं एम वी, इसको स्क्वायर कर दो तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो के ई की वैल्यू बन जाएगी 1/2m p²। यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की वजह से, ये 1/2m p², ये आपका काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर लिया। अब उसने बोला हुआ है कि इज द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आफ्टर द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ हैविंग वेवलेंथ लैम्डा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना है एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम इंटू p²। आपकी फोटो रेडिएटर का प्रोसेस हो गया। अब उसने बोला है 1.5 p मोमेंटम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन द वेवलेंथ शुड बी। तो फिर से इसको अगर एच सी बाई लैम्डा वन लिख लें माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट लिख दें, 1/2m और यहाँ पे ये 1.5 p हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे अब इन दोनों क्वेश्चंस को क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो सीधे सीधे। ये वैल्यू आ जाएगी एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा वन इज इक्वल टू 1/2m कॉमन कर लिया तो ये p² माइनस 2.25 p² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करके एक बार लैम्डा वन की वैल्यू लैम्डा के टर्म में सॉल्व करके, अब इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा जल्दी करना हो तो एक क्लू है हमारे पास। एज्यूमिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोइलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द फोटो वर्क फंक्शन। इसका मतलब जो फाई की वैल्यू है वो निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी। तो हम इसमें एच सी बाई लैम्डा नॉट की वैल्यू को हाफ एम पी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल मान सकते हैं। तो अगर आपने इस वैल्यू को निग्लिजिबल मान लिया तो ये सवाल और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर तो आपको सीधे सीधे रेशियो ही लेना है। अगर अपनी कैलकुलेशंस बचाना चाहते हैं तो जो अप्रॉक्सीमेशन दिया है उसको डायरेक्टली यूज़ कर लो, तो इट विल बी हेल्पफुल। तो अगर हम इस टर्म को यहाँ से हटा के सीधे सीधे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लें तो बस दोनों टर्म को बस रेशियो ले लो सीधे सीधे। तो यहाँ से लैम्डा वन बाई लैम्डा आ जाएगा सीधे सीधे, 1/2m कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/1.25²। सॉरी 1.5², ये वैल्यू बन जाएगी आपकी सीधे सीधे। तो यहाँ से लैम्डा वन की वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2.25 लैम्डा। 4/9 लैम्डा। उसी को अगर चाहो तो सिंपली 4/9 लैम्डा लिख सकते हैं। तो आंसर इसका ए रिपोर्ट कर देंगे। अब अप्रॉक्सीमेशन था इसलिए डायरेक्ट कर दिया, अगर अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता तो पूरा सॉल्विंग दे सकते थे। क्वेश्चन में पहले ही क्लू दे दिया आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखें। इट्स व्हेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द 1s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द मैक्सिमम व्हेन इट इज एट द रेडियस एट अ डिस्टेंस ऑफ a naught. So which one of the following is about the electron occupying 1s orbital of hydrogen atom is incorrect। तो देखो हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल के बारे में आपको रिप्रेजेंटेशन लिखना है और उसने बोला है बोर रेडियस इज ए नॉट। तो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए नॉट। तो गड़बड़ हो गया क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस से इनफाइनाइट की तरफ जाते टाइम एनर्जी बढ़ते हुए जाती है। द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a0 फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो हमारी बोर रेडियस अगर ए नॉट है तो जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ पे होती है, ए नॉट पे। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। ये सही है, साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल दैट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है। ठीक है, अब अगर इस सबशेल के रिस्पेक्ट में देख लें भाई, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ ए नॉट, मतलब अगर हम न्यूक्लियस से इनफाइनाइट की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी हम लोग जो लिखेंगे वो ए नॉट के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो अगर न्यूक्लियस से इनफाइनाइट तक चेक करोगे तो आप होते हुए जा रही है।
और इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि उसने मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वो नहीं लिखा है, तो हम बी को करेक्ट मान सकते हैं। न्यूक्लियस से लेके इनफाइनाइट तक इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है किसी भी सबशेल के लिए, बट द डिफरेंस इज कि जो मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन होगा वो ए नॉट हो जाएगा। समझ गए? या चाहो तो उसका 4 पाई r² साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का ग्राफ बना लो, अगर आपको प्रॉपर आंसर लिखना है तो। 4 पाई r² साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ऐसे आता है। ये मैक्सिमम प्रोबेबल रीजन होता है ए नॉट, बट इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी मिल सकता है न्यूक्लियस से लेकर इनफाइनाइट तक। और जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस से इनफाइनाइट जाते टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, क्योंकि जो अंदर वाले सेल्स में एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है और इनफाइनाइट में एनर्जी जीरो होती है। तो उसका स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि उसमें एनर्जी बोला हुआ है मैक्सिमम एट ए नॉट होगा, ये गड़बड़ है, मैक्सिमम होगा इनफाइनाइट पे। और अगर इलेक्ट्रॉन फाउंड आउट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 ए नॉट, ये सही है क्योंकि न्यूक्लियस से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी मिल सकता है। एस सब सेल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बताई थी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या साई स्क्वायर बेसिकली नॉन जीरो वैल्यू होती है एस के लिए, तो वो सही लिखा हुआ है। और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का डबल होता है, ये भी आपको डायरेक्ट रिलेशन पता है। टोटल एनर्जी हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। ये सारे रिलेशन सही हो गए तो बी सी डी करेक्ट है, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखो। 35 में देखो हमारे पास साई स्क्वायर आर का प्लॉट बना हुआ है। तो साई स्क्वायर आर वर्सेज आर के प्लॉट में नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। साई स्क्वायर आर वर्सेज आर में आर इक्वल टू जीरो पे नॉन जीरो वैल्यू है, साई स्क्वायर आर नॉन जीरो है, तो इससे पता चल रहा है कि ये एस सबशेल है। ठीक है, यहाँ से अगर हमें एस ऑर्बिटल पता चल गया, इसके बाद नंबर ऑफ रेडियल नोड चेक करेंगे अगर इसमें हम, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड 1 है। देखो एक जगह न्यूक्लियस के बाद आगे चल रहा है, एक जगह पे 0 बन रहा है वैल्यू, तो रेडियल नोड 1 है तो n-l-1 की वैल्यू 1 है। और सिंस l इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, आंसर हो जाएगा आपका 2s। देखो ध्यान से, आपका आंसर बन जाएगा 2s। ठीक है, ये ऑल्दो इस सवाल को अगर आप रेडियल नोड से भी कर लेते तो भी काम बन जाता है, क्योंकि उसने दूसरे रेडियल नोड का ऑप्शन भी नहीं दिया है आपको। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स 1 दिए हुए हैं, वो अगर आप उसी से सॉल्व करते तो भी काम बन जाता है। ऑल्दो हमने नॉन जीरो वैल्यू से एस प्रेडिक्ट कर लिया पहले, फिर नॉन जीरो वैल्यू से नंबर ऑफ रेडियल नोड से एन निकाला, एन और एल दोनों रिपोर्ट करके हमने इसका आंसर सी रिपोर्ट कर रखा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है फॉर द बामर सीरीज स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज न्यू बार इज इक्वल टू आर एच 1/n1 square minus 1/n2 square. The correct statement among 1 to 4 is the wavelength decreases or the line in the series. As wavelength decreases, the lines in the series converges. The integer n1 is equal to 2. तो देखो बामर सीरीज के लिए फर्स्ट लाइन 2 होती है, सही दे रखा है। द लाइन्स ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्ड टू n2 to 3, n2 will be 3। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी मतलब 3 से 2, ये भी सही है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइन्स। तो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हमें लिखना है 1/λ इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर हमें इस सीरीज किसी भी एक सीरीज की वेवलेंथ दे रखी है तो हम उससे आर एच की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक बार आर एच की वैल्यू आ जाएगी तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो n2 की जगह इन्फिनिटी, n1 की जगह 1 डाल देंगे तो आपका वेवलेंथ निकल आएगी। ठीक है, कैलकुलेटेड फ्रॉम द वेव नंबर ऑफ दीज लाइन्स, तो वो हमारा काम बन जाएगा। और लास्ट में लिखा है एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज करेगी इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज करेगी, वेवलेंथ डिक्रीज करेगी इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज करेगी, और एनर्जी इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, गैप बिटवीन द टू लाइंस हायर होता चला जाएगा। तो मैं इसका स्टेटमेंट नंबर 2, 3 एंड 4 करेक्ट हो गया। देख लो एक बार ध्यान से, पूरे स्टेटमेंट्स पढ़ लो ठीक से फिर बताओ। अब देखो इसमें एक्चुअली में 1, 2, 3, 4 वाला ऑप्शन ही नहीं फिट हो रहा है,
तो एक बार फर्स्ट ऑप्शन को देख लो, उसमें लिखा है वेवलेंथ डिक्रीजेस द लाइंस इन द सीरीज कॉन्वर्जेस। तो अगर हम वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब एनर्जी बढ़ते हुए जा रही है, और एनर्जी बढ़ते हुए जा रही है तो हम न्यूक्लियस से इनफाइनाइट तक जाएंगे तो ऐसे चलते जाएंगे। तो जब एनर्जी बढ़ती जाती है तो लाइंस क्या होती है, एक दूसरे के बहुत पास आती जाती है। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप? वेवलेंथ अगर डिक्रीज होगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो जो एनर्जी गैप्स है वो बहुत कम होते चले जाएंगे। उसने लिखा हुआ था लाइंस इन द सीरीज कॉन्वर्जेस, ये एकदम सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट में बस अब ये है कि अगर उसने हमें खाली वेव नंबर दिया और ये नहीं बताया कि किस लाइन के लिए वेव नंबर है, तो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं निकल पाएगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लैंग्वेज है और ऑप्शंस भी सपोर्टिव नहीं है। अगर 1 2 3 4 होता तो हम एक बार वो ट्राई करते हैं 1 2 3 4 आंसर। 1 2 3 तो इसका करेक्ट है, ये तो समझ गया ना पहले। 1 2 एंड 3 इज करेक्ट। अब जो फोर्थ स्टेटमेंट है उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें ये पता है कि N1 क्या है, N2 क्या और वेव नंबर गिवन है, तो हम RH निकाल लेंगे। और एक बार RH आ जाएगा तो 1 से इन्फिनिटी के लिए वेव नंबर फिर से निकाल लेना और hc बाय लैम्डा लगा के हमें उसकी आयनाइजेशन भी पता चल जाएगी। बट अगर केवल वेव नंबर दिया है कि बामर सीरीज का ये वेव नंबर है, बट वो किस शेल के लिए है ये नहीं गिवन हमको। ऑल तो वो भी इनडायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें बता दिया बामर सीरीज है तो वेव नंबर गिवन है, लेकिन अब RH भी अननोन मानेंगे तो नहीं हो पाएगा। मतलब समझ गए ना टेक्निकली? तो अगर हमारे पास वेव नंबर ऑफ दिस लाइंस गिवन है, मतलब अब ये बिल्कुल इन बिटवीन द लाइन वाली बात हो गई। अगर वेव नंबर ऑफ लाइन से मान लो 2 लाइन की वेव नंबर गिवन है, समझ गए ना, तो नहीं काम बनेगा। लेकिन अगर हमें ये पता है कौन सी लाइन का वेव नंबर है तो आयनाइजेशन एनर्जी निकल आएगी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो भी 1 2 3 4 नहीं है, तो 1 2 3 करेक्ट मान लेंगे, उसका आंसर ए लिख देंगे। मेन्स के क्वेश्चन में थोड़ा सा इतनी लिबर्टी रखनी पड़ती है हमको, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम वेव नंबर ऑफ दीज लाइंस। अगर हम इसका मतलब पहले इतना मानेंगे कि हमें केवल वेव नंबर दे देना है, लेकिन कौन सी लाइन का वेव नंबर है ये नहीं पता है, तो इसका मतलब N1 N2 अननोन है, न्यू बार गिवन है, तो हम RH नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आगे एनर्जी कैलकुलेट नहीं होगी। बट अगर मान लो गिवन है कि सेकेंड लाइन का वेव नंबर गिवन है, तो N1 N2 और न्यू बार पता है तो RH निकल आएगा। बाद में फिर हमें अगर आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो फिर 1 से इनफिनिटी के लिए वेव नंबर दोबारा निकाल के एनर्जी निकाल लेंगे, वो निकल सकता है। अब ये क्वेश्चन में अगर हम केवल इतना मानेंगे कि वेव नंबर गिवन है बट कौन सी लाइन का ये नहीं गिवन है, तो फोर्थ इनकरेक्ट है। और अगर वेव नंबर गिवन है और कौन सी लाइन का गिवन है तो फोर्थ भी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि वेवलेंथ अगर कम करेंगे, एज द वेवलेंथ डिक्रीजेस, तो न्यू एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मतलब हम और हायर एनर्जी लेवल तरफ जाते जाएंगे। तो गैप बिटवीन टू सक्सेसिव एनर्जी लेवल्स कम होता है न्यूक्लियस से इनफाइनाइट जाते टाइम, तो लाइन से होकर कॉन्वर्ज कर देंगे। ठीक है, सो 1 2 3 करेक्ट आंसर, इसका ए मार्क कर देंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। 42 में लिखा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ द इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट। ये भी फॉर्मूला सिखाया था आपको, वही फिर से अप्लाई कर दो। 42 के लिए अगर हम फोर्थ बोर ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा, और आर की जगह हम लोग अप्लाई करते हैं ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ए नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, बस तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए नॉट इंटू एन बाई जेड इज इक्वल टू लैम्डा। और उसने बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन द फोर्थ बोर ऑर्बिट, एन की जगह 4 डाल दो बस इसलिए। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 8 पाई ए नॉट, यानी कि बी आंसर या फोर्थ आंसर इसके हिसाब से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। 43rd क्वेश्चन में लिखा है फिगर दैट इज नॉट डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नंबर्स क्वांटम नेचर ऑफ द एटम। तो देखो सबसे पहला ग्राफ जो बना है वो लाइन स्पेक्ट्रम बना हुआ है। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो क्वांटम नेचर रिप्रेजेंट करता है, तो एकदम सही हो गया, ये क्वांटम बिहेवियर हो गया। दूसरा केस देखो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बना हुआ, अगर ध्यान से देखो इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगेंस्ट द वेव नंबर बना हुआ है। आपको पता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी जो होता है ये भी हम लोग क्वांटम बिहेवियर से एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा ग्राफ देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बना हुआ है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ये भी हमारा क्वांटम नेचर से एक्सप्लेन होता है, ये भी सही हो गया। चौथे प्लाट में देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्गन दिया हुआ है, ये गड़बड़ हो गया। जो इंटरनल एनर्जी ऑफ
सॉलिड्स होता है ना वो क्वांटम बिहेवियर होता है, और इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस का जो केस है वो क्वांटम बिहेवियर होना जरूरी नहीं है। उसका ABC क्वांटम बिहेवियर है, उसने पूछा क्वांटम बिहेवियर कौन सा नहीं है, उसका आंसर डी मार्क कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन सीधा सीधा एनसीईआरटी से कॉपीड उठाया गया है। ये देखो क्वांटम मैकेनिक्स के 4 एक्सप्लेनेशन है बेसिकली, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट अगर जो नोन है फिजिक्स में, उससे ये 4 फिनोमेनन एक्सप्लेन नहीं होते। उसमें देखो एक तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो भी आपको समझाया, तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो देखो ये वाला है, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो सॉलिड्स की जो हीट कैपेसिटी है वो टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन होता है वो एक्सप्लेनेबल नहीं होता है। वहाँ गैस दिया हुआ है, ऑर्गन ऑर्गन इज नॉट इन द सॉलिड फॉर्म, ऑर्गन का गैसियस फॉर्म है, इसलिए वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड्स एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये चीज़ क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम एज अ स्पेक्ट्रल डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये लाइन स्पेक्ट्रा भी आपको क्लियरली पता है। तीन चीज़ें हमारी हम लोग क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? ये तीनों कॉन्सेप्ट ठीक से याद रखें, तो 4 कॉन्सेप्ट बेसिकली ठीक से याद रखने जो हमारे क्वांटम थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ग्राफ में देखना है तो देखो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का ग्राफ दे रखा है, आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ग्राफ दे रखा है। अब एनसीईआरटी में आगे बढ़ते जाएंगे तो पूरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें, लाइन स्पेक्ट्रा समझाया होगा। ये सारे फिनोमेनन जो है वो हम लोग क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ी होती तो आपको डायरेक्टली समझ आ जाता है कि सॉलिड्स के लिए इंटरनल एनर्जी ऑफ सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर प्लॉट चेक करते हैं तो ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम क्वांटम स्पेक्ट्रम से एक्सप्लेन होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम से एक्सप्लेन हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इससे एक्सप्लेन हो जाएगा, एनर्जी ऑफ सॉलिड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर चेक करते हैं या उनका वेरिएशन स्टडी करते हैं तो ये भी क्वांटम बिहेवियर से एक्सप्लेन होगा। डी आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑर्गन लिखा हुआ है, जो लीनियर वेरिएशन, दूसरा लॉजिक भी लगाते हैं तो भी आपको बताया जाता है कि लीनियर वेरिएशन नहीं आएगा टेम्परेचर से। ठीक है, समझ आ गई बात? नहीं, क्योंकि ऑर्गन को मोनोटॉपिक गैस चेक करेंगे, मोनोटॉपिक गैस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती नहीं है, अगर और इन डेप्थ जाना है तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती नहीं है, तो वहाँ पे हमेशा जो इंटरनल एनर्जी है वो एनसीवी dt के हिसाब से सॉल्व करते रहेंगे आइडियल बिहेवियर में। तो टेम्परेचर से वेरिएशन एनसीवी dt की तरह एक्सप्लेन कर देंगे तो लीनियर बिहेवियर आ रहा है, तो ये क्वांटम मैकेनिक्स का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, सॉलिड्स के केस में इसको क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। 45th question is given, the work function of sodium metal is given. If the photons of wavelength 300 nanometer are incident on the metal, the kinetic energy of the ejected electrons will be। अब देखो अब तक आपने ये चीज़ अच्छे से नोटिस कर ली होगी कि हमारे क्वेश्चन पेपर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत वेटेज आ रहा है, इसलिए कैलकुलेशन करते टाइम एच सी इनके मल्टीप्लीकेशन अगर आप थोड़ा याद रखोगे तो सवाल जल्दी कर पाओगे। आपको वर्क फंक्शन गिवन है, फोटोन की वेवलेंथ गिवन है, आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो फिर से वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला लगाओ, के ई मैक्स विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा विच इज 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई वेवलेंथ, वेवलेंथ इज गिवन 300 नैनोमीटर, तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ये आपका एच सी बाई लैम्डा हो गया, माइनस वर्क फंक्शन 4.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये आपका के ई मैक्स आएगा। इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। अब आप कैलकुलेशन खुद ही देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छी खासी टिपिकल कैलकुलेशन है, बट सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर निकालना है, वो भी डबल प्लेस ऑफ डेसिमल तक करेक्ट। और उसमें भी ध्यान से देखो, इंटू 10 पावर माइनस 21 कर दिया है, यानी पावर भी एडजस्ट करनी है। करो सर, इसको सॉल्व करेंगे तो 2.22 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल्स आ जाएगा। आपको आंसर 10 पावर माइनस 21 में रिपोर्ट करना है, तो इसको 222 इंटू 10 पावर माइनस 21 जूल रिपोर्ट कर देंगे, अपना आंसर 222.00 बात कर लेना था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। 46 question is given, consider a hypothetical situation where the azimuthal quantum number L takes values from 0, 1, 2, 3 up to n plus 1, where n is the principal quantum number, then the element with the atomic number, अब जो एटॉमिक नंबर है उनके बेसिस पे आपको उसको रिपोर्ट करना है। तो उसने एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर दी हैं बस। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज हो गई तो n प्लस एल रूल चेंज हो जाएगा। अब जब n प्लस एल रूल चेंज हो जाएगा तब आपको इनके आंसर्स रिपोर्ट करने हैं। तो एक बार पहले आप n प्लस एल रूल बना लो उसके लिए।
सो क्वेश्चन नंबर 46 के लिए देखो, पहले हमने एस की वैल्यू 0, P1, D2, F3 ले लिया। उसने बोला एल की वैल्यू जो है वो 0 से लेके n+1 तक है। अगर n की वैल्यू 1 ली तो एल की वैल्यू 0 से लेके n+1 तक ले जानी, तो एल की वैल्यू 0, 1, 2 पॉसिबल है। यहाँ पॉसिबल सबसेट जो बनेंगे दैट विल बी 1s, 1p एंड 1t। फिर 2 के लिए यही बात लिखेंगे, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम एल वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 तक। ये वैल्यू 2s, 2p, 2d एंड 2f तक जाएगा। ऐसे 3 के लिए लिखेंगे तो आप आगे लिख सकते हो। फिर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सेट करना पड़ेगा, दैट इज विद द n+l रूल। तो सबसे पहले 1s लिए n+l निकाला तो ये 1 आएगा। 1p के लिए चेक करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। 2s के लिए चेक करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। फिर 1t चेक करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। 2p चेक करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। 3s चेक करेंगे तो ये भी 3 आ जाएगा। फिर 2d चेक करो तो 4 हो जाएगा। तो आगे चेक नहीं करने की जरूरत है, 23 से काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 तक ही पूछा है उसने। अब देखो, इस तरीके के सवाल अगर जेईई मेंस के पेपर में आते हैं तो इसका इनडायरेक्ट मतलब होता है आपको सवाल छोड़ देना चाहिए। बिकॉज जितने टाइम में सवाल सॉल्व होगा उतने टाइम में कम से कम 2-3 सवाल होते हैं जेईई मेंस के पेपर में। तो आइडियल वे वॉज दैट लीव द क्वेश्चन। बट अभी चूंकि सिखा रहा हूँ आपको सॉल्व करना, तो बता दे रहा हूँ कैसे करना है। और ऐसे सवालों को बिल्कुल ईगोइस्टिक होकर नहीं सॉल्व किया जाता कि हम n+l रूल सीखे हैं तो जरूर करके जाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। फिर हमने इसका n+l सेट करा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सेट करोगे तो 1s 1p आएगा। 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी, फिर 1d आएगा, क्योंकि 1d 3 है तो 2s से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा। फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी हो गया। अब उसने बोला हुआ है कि स्टेटमेंट देन द स्टेटमेंट विद द एटॉमिक नंबर 13। तो आपको आगे के स्टेटमेंट चेक करने हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 13 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा हमारे लिए 1s2, 1p6, 3s2, 1d3। अब 1d हाफ फिल नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ए आंसर इनकरेक्ट हो गया। 6 के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 1p4। उसने लिखा है 2p वैलेंशियल है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद इनर्ट गैस का कॉन्सेप्ट देखना है अगर हमें, तो नोबल गैस डिसाइड करी जाती है कि जहाँ पे फर्स्ट पीरियड खत्म हो रहा होगा। तो फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होगा 1s1 से स्टार्ट होकर 1p पे खत्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखना शुरू करो, ये देखो, ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया। सेकंड पीरियड 2s से स्टार्ट होके 2s से स्टार्ट होकर 2p पे जाके खत्म करेंगे। मतलब अब आगे का चेक करना थोड़ा मुश्किल है, हम कहाँ पे जाके खत्म करेंगे, बट रूल के हिसाब से चले तो NH2 NP6 पे खत्म कर देते हैं बेसिकली। तो 2s से स्टार्ट करके 2p पे जाएंगे, क्योंकि हर नया पीरियड नई सेल से स्टार्ट होता है, तो 2p पे खत्म हो जाएगा। फिर अगला वाला 3s से स्टार्ट होगा, और अगर आगे एनर्जी सेट करेंगे हम लोग, उससे पीरियड पता चल जाएगा। तो अगर हम नोबल गैस चेक करेंगे तो ये आपकी फर्स्ट नोबल गैस हो जाएगी। दिस विल बी फर्स्ट नोबल गैस। लेकिन अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि इसको हम लोग फिर फर्स्ट अल्कली मेटल भी बोलेंगे, क्योंकि नोबल गैस के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा उसको हम लोग अल्कली मेटल कैटेगरी में डालेंगे। बट अब यहाँ कंफ्यूजन ये है कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक कैसे डिफाइन करेंगे, तो वहाँ से अल्कली मेटल डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है। नोबल गैस भी किसको बोलेंगे ये भी कंफ्यूजन है, लेकिन अभी जो रूल है उसी हिसाब से लिखे दे रहा हूँ। तो 1p जो है वहाँ नोबल गैस हो जाएगा, और फर्स्ट अल्कली मेटल 1d जहाँ से 2s1 स्टार्ट होगा वहाँ से लिखेंगे। तो उसका मतलब एटॉमिक नंबर 8 जो होगा वो अल्कली नोबल गैस हो जाएगा, और 9 जो होगा वो फर्स्ट अल्कली मेटल हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे इसका आंसर सी एंड डी सबसे फिट हो रहा है, अगर हम प्रॉपर रूल से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को फॉलोइंग n+l रूल। लेकिन अगर सपोज करो उसको कोई n+l रूल नहीं फॉलो कर रहा है, सीधे सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वही मान ले रहा है जो शेल की है, यानी पहले 1s फिर 1p फिर 1d फिर 2s फिर 2p फिर 2d फिर 2f, अगर ये रूल लगाते हैं n+l रूल नहीं फॉलो करें, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है कि आपको n+l रूल फॉलो करना है कि नहीं करना है, बिकॉज l की वैल्यू n+1 कर दी गई है। अगर किसी ने उसको नहीं फॉलो करा और 1s 1p 1d सीधे सीधे फिल कर दिया, तो 1s2 1p6 1d5 आ जाएगा 13 में, तो उसका आंसर ए भी लिखा जा सकता है। तो मेंस ने इसके आंसर्स के साथ थोड़ा सा कलाकारी करी, बट अगर हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसका आंसर सी एंड डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू फॉलो इट, इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 इट्स गिवन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट द इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल। ये तो गड़बड़ है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होता है वो साइज स्क्वायर फंक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज बेसिकली साइज स्क्वायर फंक्शन, और आप जानते हो किसी का भी स्क्वायर कर देंगे तो वो नेगेटिव पॉसिबल नहीं होगा। स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग हो गया। इट कैन बी जीरो फॉर 1s ऑर्बिटल, ये भी गड़बड़ हो गया। फॉर s ऑर्बिटल साइज स्क्वायर स्टार्ट्स फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू, और इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो जाती है, बट क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एक्सेप्ट इन्फिनिटी चेक करना है।
It can never be 0 for 2s orbital. It can never be 0 for 2s orbital, ये भी सही है क्योंकि नॉन जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो कभी नहीं होगा। और लास्ट में लिखा है इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल, ये सही है क्योंकि जो 3p ऑर्बिटल होगा उसका साइज स्क्वायर जीरो से ही स्टार्ट होगा। साइज स्क्वायर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो कैन बी नेगेटिव वाला इंकरेक्ट हो गया। इट कैन बी 0 फॉर 1s ऑर्बिटल, ये भी गड़बड़ हो गया। इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s ऑर्बिटल, तो इन्फिनिटी पे जाके आप 0 मान सकते हैं, तो आइडली इसको भी इनकरेक्ट मान लेंगे। बट उसने चूंकि एक्सेप्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बोला है, एक मिनट पर 2s ऑर्बिटल के लिए तो एक रेडियल नोड आ जाएगा तो वहाँ 0 बन जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इन्फिनिटी वाला केस नहीं काउंट करना है। और 3p ऑर्बिटल तो 0 से स्टार्ट होगा, तो वो सही है। 2s ऑर्बिटल समझ गए ना कैसे बनाना है? प्लॉट बना देता हूँ एक बार अगर हो रहा है तो साइज स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ अगर हम 2s के लिए बनाएंगे ये ऐसे आएगा। यहाँ पे एक बार 0 हो जाएगा, इसका रेडियल नोड है। दिस इज फॉर 2s। 1s के लिए कभी 0 नहीं हो पाएगा, 2p के लिए नेगेटिव नहीं हो सकता, और 3p का ऑर्बिटल 0 से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे डेफिनेटली 0 होगा। और उसका रेडियल नोड भी आएंगे अगर दूसरे एंगल से चेक करेंगे तो इसका आंसर हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर डीबीटी।